आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा क्या, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य आखिर वो नष्ट कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। इतने योग्य शासक, जिस शासन काल में, जिस साम्राज्य में इतने योग्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद ये बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक, इतने योग्य शासक, उन्हीं के वंशज जो कमजोर कैसे होते गए आखिर। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। उसी का सेनापति उसी के सेना के सामने हत्या करता है। आखिर क्यों करता है? क्या उसकी कोई मजबूरी रही होगी या जानबूझकर अपने सत्ता के लालच में हत्या करता है? ये पूरा अच्छा से समझेंगे। और इतने बड़े साम्राज्य आखिर नष्ट कैसे हुआ, चाणक्य की इतनी अच्छी नीति, इतना अच्छा मंत्री परिषद, कर की व्यवस्था, फिर भी ये साम्राज्य जो है आखिर नष्ट कैसे हो गया, इसको पूरा अच्छा से डिटेल में समझेंगे। और इतना बड़ा साम्राज्य था कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। और भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, यहाँ दक्षिण भारत को इधर कर्नाटका से लेकर और ये गुजरात, ये बंगाल, सारे जगहों तक ये फैला हुआ ये क्षेत्र आखिर ये नष्ट कैसे हुआ, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। अब चलिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, जितने आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये तो आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, उसका लड़का जो है बिंदुसार, उसका जो लड़का हुआ अशोक हुआ। अब समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शासन की स्थापना कैसे की थी? यवनों को हराकर, यवनों यानी कि यूनान के शासकों को हराकर। अब आप कहेंगे नहीं, यूनान के शासक को कहाँ हराया था, ये तो नंद वंश के शासक को हराया था ना। नहीं, सबसे पहले सिकंदर को यहाँ से भगाया गया था। और किसने भगाया था सिकंदर को? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से सिकंदर को क्या किया था, अपने चाणक्य ने षड्यंत्र करके, अपने षड्यंत्र के बल पर किसको भगाया यहाँ से ये व्यास नदी के तट से किसको भगाया गया, ये सिकंदर को भगाया गया वापस यूनान। यूनान तो पहुंच नहीं पाया, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने योजना बनाकर, प्लानिंग करके, मगध के जो सम्राट था, मगध के सम्राट धनानंद, उसकी हत्या करके, मगध के सम्राट धनानंद की हत्या करके, और हत्या करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया, राजा, और खुद क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और एक बड़ा सा मौर्य साम्राज्य की क्या किए, स्थापना किए। उसके बाद उसी का सेनापति, सिकंदर का सेनापति आता है कहां पर, भारत में। सिकंदर का सेनापति भारत में आता है सेल्यूकस निकेटस, जो कहां पर हमला करता है, मगध पर। लेकिन फिर यहां पर चाणक्य की सूझबूझ और ये चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा के रूप में लड़ते हैं। और ये चाणक्य की सूझबूझ की नीति के कारण फिर यहाँ पर सेल्यूकस निकेटस क्या होता है, सेल्यूकस निकेटस हार जाता है। निकेटस हार जाता है। हारने के बाद ये अपने 4 क्षेत्रों को, हेरात, काबुल, बलूचिस्तान और कंधार, ये 4 क्षेत्रों को किसको देना पड़ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरा विस्तृत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत हो जाता है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत होता कैसे है, इधर कैसे प्रमाण मिलता है, इधर कैसे प्रमाण मिलता है, इधर कैसे प्रमाण मिलता है, आखिर कैसे प्रमाण मिल पाता है? इतना चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो विस्तृत था। तो देखिए प्रमाण कैसे मिलता है। यहाँ पर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जूनागढ़ में वो अभिलेख मिला था, जूनागढ़ का अभिलेख। इसके बारे में हम क्या बताए थे कि यहाँ पर रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया गया था। और इसमें क्या लिखवाया गया था, यहाँ पर जो झील है सुदर्शन झील, इसका निर्माण किसने, उसमें लिखवाता है, कौन लिखवाता है, ये जूनागढ़ का अभिलेख कौन लिखवाता है, रुद्रदामन लिखवाता है। शुद्ध संस्कृत में क्या लिखवाता है कि मैं रुद्रदामन इस सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूं। लेकिन इसका निर्माण मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य कहां तक शासन था, इधर गुजरात तक था। यहाँ पर कर्नाटक में अंतिम में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ये अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में, यानी यहाँ तक इनका शासन था। उसके बाद इधर आपको पता है ये 4 गो क्षेत्र ये सेल्यूकस निकेटस की तरफ से मिला, तो यहाँ तक, यानी इतना बड़ा साम्राज्य विस्तृत था, समझ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का।
और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है, जिसके तहत राजा कैसे होना चाहिए, राजकुमारों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि राजकुमार एक कुशल योद्धा बन सके, पूरा नियम नीति, राज दरबार में मंत्री कैसे होने चाहिए, मंत्री परिषद की क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कर प्रणाली कैसा होना चाहिए, लोगों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, राजा को लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, सब कुछ वर्णन था। समझ लीजिए चाणक्य के यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र, इसमें पूरा वर्णन था। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ही बिंदुसार को क्या किया गया, बिंदुसार का पालन पोषण किया गया, बिंदुसार को ट्रेनिंग दिया गया, तो बिंदुसार ठीक ठाक राजा बन गया। बिंदुसार के बाद ये अर्थशास्त्र के अनुसार ही सब नियम चल रहे थे। अशोक, सम्राट अशोक भी एक ताकतवर राजा क्या की हुआ, बनकर उभरा। सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के तो आपको पता ही है कितना बहुत ताकतवर था, लेकिन सम्राट अशोक को एक युद्ध ने जिंदगी में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था, ध्यान रखिएगा, और वो कौन सा था, कालिंग युद्ध। कालिंग युद्ध, एक युद्ध ने इसके पूरा जिंदगी पलट कर रख दिया, ध्यान रखिएगा। और ये कालिंग युद्ध का वर्णन कौन सा अभिलेख में करवाता है, आपको पता है कौन सा अभिलेख में करवाता है, ये 13वां अभिलेख, ये 13वां अभिलेख में कालिंग युद्ध के बारे में ये वर्णन करवाता है, ध्यान रखिएगा। 13वां अभिलेख में ये कालिंग युद्ध के बारे में वर्णन करवाता है। और मात्र एक युद्ध, कालिंग युद्ध, कालिंग एक युद्ध पूरा खेल पलट कर रख दिया, समझिए इसका जिंदगी का इतना तबाही। यहाँ पर देख लिए, ये राजा बनने के बाद अशोक कालिंग युद्ध लड़ा था, आपको पता ही है। और कालिंग युद्ध में इतना तबाही ये देख लिया कि जिसके कारण युद्ध का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, पूरी तरह से हथियार छोड़ दिया, और इसने कहा कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। और इसने, सम्राट अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कहा था कि हम अपना हथियार का परित्याग कर रहे हैं, और अपने कर्मचारियों को कहां पर भेजने लगा, बौद्ध धर्म के प्रचार में। लेकिन एक और बात समझिए क्या था, इसने कहा था हथियार का परित्याग करेंगे, लेकिन इसके एक अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर ये झारखंड वाले क्षेत्र में एक जनजाति थी जिसका नाम था अटावी, ये क्षेत्र का नाम था। तो अटावी में, यहाँ पर झारखंड के पास में अटावी में जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। जब ये हथियार का परित्याग किया, उसके कुछ दिनों बाद विद्रोह कर दिया, जिसके कारण सम्राट अशोक ने कहा कि देखिए आप विद्रोह खुद से शांत कर दीजिए, नहीं तो सैनिक के बल भेजकर आपको निपटाने में कोई देर नहीं लगेगी। नहीं, सम्राट अशोक ने धमकी दिया था, किसको धमकी दिया था, अटावी के जो जनजातीय विद्रोह था, तो वहां पर विद्रोह शांत हो गया था, इतना ही कहा था, शांत हो गया था। यानी कि सम्राट अशोक ने अपना सैनिक को पूरी तरह से हटाया नहीं था, ये था कि साम्राज्य विस्तार बस नहीं करता था, मतलब दूसरे पर आक्रमण करके उसका जो साम्राज्य अपने में नहीं मिलाता था, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर था, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हमेशा क्या था, तत्पर था। और एक और बात समझिए अब इसका, लेकिन ये मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ जो शासक था, इसको किसने, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। क्यों हत्या किया था, ये अपने सत्ता के लालच में किया था कि मजबूरी में किया था, सत्ता के लालच में ना किया था। ये इसका सेनापति था, सेनापति। अभी आगे बताएंगे कि मजबूरी में क्यों ये इसकी हत्या कर रहा है, ये पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या मजबूरी में क्यों कर रहा है, क्या कारण था ऐसा। अब थोड़ा ये समझते हैं कि इतने महान शासक हुए, लेकिन फिर भी साम्राज्य का पतन हो गया, क्या कारण था। सबसे पहला कारण युद्ध और साम्राज्यवादी नीतियों का परित्याग। जब सम्राट अशोक ने, सबसे पहला कारण था, सम्राट अशोक ने युद्ध और साम्राज्यवादी नीतियों का परित्याग कर दिया, जिसके कारण विश्वव्यापी शक्ति रखने वाला साम्राज्य और सेना, बहुत भारी मात्रा में सेना अब युद्ध लड़ना बिल्कुल क्या कर दी, बंद कर दी। और युद्ध लड़ना बंद कर देने के कारण इनका साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया, दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया, और बाकी जो युद्ध लड़ने वाले सैनिक भी थे वो भी अब आराम करने लगे और अपना शरीर को आराम ढूंढने लगे, जिसके कारण उनके अंदर भी युद्ध करने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। आपको पता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, अगर उस काम को लगातार 10 दिन 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना तक छोड़ देंगे तो उस काम को करना असंभव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, लगातार खेल रहा है, अच्छा है, अगर उसी खेल को 1 साल तक वो खेल छोड़ दे तो वही खेल उसके लिए असंभव लगेगा। क्यों लगेगा असंभव, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ही वो खेल, कोई भी खेल हो या कोई भी काम हो, आप प्रैक्टिस करने के बाद ही उसमें अच्छे हो पाते हैं।
कोई भी आप देख लीजिएगा, रोहित शर्मा क्रिकेटर है ना, कितना अच्छा क्रिकेटर है, वो प्रैक्टिस हमेशा करता रहता है। रोहित शर्मा हो गया, कोई भी क्रिकेटर हमेशा क्या करता रहता है, खेलना बढ़िया जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी और प्रैक्टिस करता रहता है और बेहतर क्या करे, खेले। अगर वही प्रैक्टिस छोड़ देगा तो उसको खेलने में और उसकी कमी आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, साम्राज्यवादी नीति न करके युद्ध लड़ना बंद कर दिया गया, जिसके कारण इसके सेनापति सैनिक सब क्या होने लगे, समझ लीजिए कि सबके अंदर युद्ध लड़ने की शक्ति खत्म होने लगी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, अगला हुआ क्या हुआ, अब यहाँ पर सब खत्म होने लगा और चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, इसमें वर्णन था कि एक कुशल राजकुमार की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और साम्राज्य में अपना साम्राज्य की रक्षा के लिए कैसे कैसे सैनिक करना चाहिए, साम्राज्य विस्तार कैसे करना चाहिए, ये सब बंद हो गया। यहाँ पर क्यों बंद हो गया, क्योंकि ये अर्थशास्त्र में ये सब वर्णन था कि कैसे कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए, आगे कैसे साम्राज्य विस्तार करना चाहिए, जबकि सम्राट अशोक ने ये सब छोड़ दिया था कि साम्राज्य विस्तार कैसे करे, दूसरे पर कैसे कब्जा करे, ये बात सब लिखा हुआ था इसमें अर्थशास्त्र में। लेकिन सम्राट अशोक ने ये सब परित्याग कर दिया था, जिसके कारण कोई भी, आपको पता है ये कि अपना जो लड़का था ये महेंद्र और लड़की संघमित्रा को कहां पर भेजा था, ये श्रीलंका में। कहां पर, यहाँ पर श्रीलंका में सिंहली वंश के शासकों ने यहाँ पर श्रीलंका में प्रचार करने के लिए भेजा था बौद्ध धर्म को, और यहाँ के सिंहली वंश के शासक जो थे वो बौद्ध धर्म ग्रहण भी कर लिए थे। तो ये अब इसी के कारण था कि कोई भी राजकुमार योग्य नहीं हो पाया। सम्राट अशोक के बाद इसका कोई भी लड़का इसके जितना ताकतवर और बुद्धिमान नहीं हो पाया, जिसके कारण अयोग्य उत्तराधिकारी का क्रम शुरू हो गया, अयोग्य उत्तराधिकारी का क्रम शुरू हो गया और इसके तरह कोई भी योग्य शासक नहीं पाया, जिसके कारण धीरे धीरे इसके साम्राज्य क्या होने लगा, नष्ट होने लगा, धीरे धीरे साम्राज्य पर दूसरा क्या करने लगा, कब्जा करने लगा। लेकिन एक और बात था, सम्राट अशोक ने यह कहा था कि देखिए युद्ध नहीं करना है, आपको धर्म प्रचार करना है और धर्म में लगना है। लेकिन सम्राट अशोक के बाद कोई भी इसका बड़ा जो इसका कोई भी उत्तराधिकारी यानी कोई भी लड़का या उसका लड़का कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचार किया हो। कैसे, यानी कि सम्राट अशोक जो चाहता था कि हमारे आगे आने वाले वंशज बौद्ध धर्म का प्रचार करे, वो भी नहीं कर पाए और ये युद्ध भी नहीं लड़ पाए, दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पाए। मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरह से युद्ध भी लड़ना बंद कर दिए और बौद्ध धर्म का प्रचार भी बंद कर दिए। किसके बाद, सम्राट अशोक के बाद, जिसके कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे और कमजोर होने, मतलब एकदम आराम ढूंढते थे कि एकदम जिंदगी आराम से, एकदम आराम रहे जिंदगी में, कोई काम नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, जिसके कारण इनके और धीरे धीरे ये क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। ध्यान रखिए, यानी अयोग्य। बाह्य आक्रमण ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाह्य आक्रमण, कौन आक्रमण किया था, सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब बताइए इस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर ये मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, नंद वंश को, और सबसे पहले भगाए किसको थे, यवन राजा यानी यूनान का राजा सिकंदर को, सेल्यूकस निकेटस को भी हराए थे, इसी का सेनापति था ना, वो सिकंदर का ही सेनापति था। तो ये सेल्यूकस निकेटस जब हारा था तो इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना से शादी किसका हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने करवाया था, चाणक्य ने। चाणक्य ने ये सोचा कि पहली बार तो सिकंदर आया, आक्रमण किया, फिर ये उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटस आक्रमण कर रहा है, अगर इन लोगों से रिश्तेदारी ना बनाएगा तो बार बार इसी के सेना आकर आक्रमण करती रहेगी। इसीलिए सेल्यूकस निकेटस की पुत्री से किसका विवाह करवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके कारण ये क्या हो गया, रिश्तेदार, और रिश्तेदार होने के कारण ये लोग आक्रमण ही नहीं करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और अशोक को कहानी खत्म होने के बाद ये इसी बस चक्कर में लगे हुए थे। ये यहाँ के यूनान के शासक, ये भी सेल्यूकस निकेटस का भी काम खत्म हो गया था। तो यूनान को शासकों को भी याद था कि सेल्यूकस निकेटस को कैसे हराया गया था, सिकंदर को। इन लोगों को था कि कब कमजोर शासक हो मगध पर कि हम आक्रमण करें, और यहाँ इनको मौका मिल गया। यहाँ पर देखे कि सम्राट अशोक के बाद कोई योग्य शासक आ ही नहीं रहा है, तो ये यूनान वाले क्या करने लगे, अब आक्रमण करने लगे और यहाँ तक घुसने लगे, यहाँ भारत में पूरा एंट्री कर गए। क्या हुआ, ये भारत में आ गए और बृहद्रथ, ये कौन, मौर्य वंश का जो शासक था बृहद्रथ, वो बृहद्रथ बस ऐसे ही देख रहा है, बस ऐसे ही देख रहा है कि लोग आक्रमण हो रहा है, ये देख रहा है, जिसके कारण मजबूरी में पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। सेनापति ने क्या किया, बीच सेना के बीच में ही बृहद्रथ को इसको मारना पड़ गया मजबूरी में। ये अगर नहीं मारता तो ये राजा कैसे बन पाता, जब राजा नहीं बनेगा तो बाहरी यवन आक्रमणकारी फिर से भारत पर कब्जा कर लेते, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को
खत्म कर दिया और खुद क्या बन गया, राजा, और अपना कमान संभाला, खुद सेनापति और राजा दोनों हुआ और यवन आक्रमणकारियों को मारकर क्या किया, भगाया। और उसके बाद इसका पुत्र ने भी अग्निमित्र, पढ़ाए भी है इसके बारे में, इसके पुत्र अग्निमित्र के बारे में, उसने भी क्या किया, यवन आक्रमणकारियों से युद्ध किया था, ध्यान रखिएगा। तो उसके बारे में पढ़ाया। तो इसकी मजबूरी थी, पुष्यमित्र शुंग अगर नहीं करता ना तो फिर से यवन आक्रमणकारी, वो सिकंदर का जो सपना अधूरा था वो पूरा हो जाता, ध्यान रखिएगा। सिकंदर का सपना अधूरा था ना कि भारत पर कब्जा करने के लिए, वो यहीं पर पूरा हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो यही पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, आक्रमण करके, और आक्रमण बोल रहे इसको मार करके और खुद क्या हुआ, राजा बना और यहाँ पर मगध की सत्ता संभाली। उसके बाद मौर्य दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई थी। मौर्य दरबार में क्या शुरू हुआ था, गुटबंदी। कब शुरू हुआ था, सबसे पहला शुरू हुआ था बिंदुसार के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जब राजा बना तो बिंदुसार और चाणक्य के बीच में आपसी मतभेद हो गया। चाणक्य बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री थे वैसे बिंदुसार के समय भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन दोनों के बीच आपसी मतभेद हो गया, किसके, बिंदुसार और चाणक्य के बीच में, जिसके कारण चाणक्य मगध छोड़कर चले गए। बस इसके दरबार में गुटबाजी शुरू हो गया और चापलूसों की संख्या बढ़ने लगी, राजा के सिर्फ चापलूसी करे और गुटबाजी होने लगी। फिर सम्राट अशोक बना राजा, तो ये सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ये सब गुटबाजी ये सब बंद हो गया। लेकिन सम्राट अशोक के बाद फिर से क्या होने लगा, गुटबाजी शुरू होने लगा। और यहाँ बृहद्रथ के समय भी गुटबाजी हो रहा था, किसके, ये अंतिम शासक था ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा। तो इसके समय भी गुटबाजी शुरू हो गया, जिसके कारण भी ये वंश का विनाश होना निश्चित हो गया, समझ लीजिए। तो यही सब कारण था, मौर्य, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हो गया। और मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।